आज से तुम इसी घर में रहोगे, इस घर को अपना घर समझोगे और घर के कामकाज करोगे। मैं एनेक्सी में ही तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। मालिक की बात सुनकर खुशी से मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उन्होंने रामू काका को आवाज़ दी। रामू काका एक बुजुर्ग नौकर थे जो कई सालों से इसी घर में काम कर रहे थे और मालिक के बहुत वफादार थे। उन्होंने रामू काका से कहा कि इस लड़के को कामकाज सिखा दें, ये आज से यहीं रहेगा। रामू काका ने मुझ पर गहरी नज़र डाली और फिर मुझे अपने साथ क्वार्टर में ले गए। रामू काका ने ही मुझे सारे कामकाज सिखाने शुरू कर दिए थे। मैं उनके साथ पौधों की छटाई कटाई भी करता था, बाहर से सामान भी ले आता और साथ ही साथ रसोइये की भी रसोई में मदद करता था। धीरे धीरे मुझे इस घर में मज़ा आने लगा था और अब मुझे ज़िंदगी आसान लगने लगी थी। उस दिन रामू काका ने मुझे सुबह सुबह जगा दिया और कहने लगे कि आज पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है, खाना भी बहुत ही बेहतरीन बनाना है। क्यों रामू काका, क्या आज कोई ख़ास बात है? मैंने आंखें मलते हुए रामू काका से पूछा तो वो कहने लगे, आज मालकिन वापस आ रही हैं। वो पिछले कुछ दिनों से अपनी दोस्त के साथ विदेश गई हुई थी और आज ही वापस आ रही हैं। मालकिन को अगर कहीं भी जरा सी भी धूल दिख जाए तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं। उनके खाने में भी बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। मैं आज पहली बार मालकिन से मिल रहा था। उनके बारे में जब ये बातें सुनी तो मुझे मन ही मन डर लगने लगा कि न जाने मालकिन कैसी होंगी और वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगी। मगर जब मालकिन घर आई तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। उन्हें देखकर मैंने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लीं, क्योंकि मालकिन ने बहुत ही आधुनिक टाइप के कपड़े पहन रखे थे जिससे उनका गोरा बदन साफ नज़र आ रहा था। उनके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप था। मुझे देखकर उन्होंने दिलचस्पी से पूछा, ये लड़का कौन है? तब रामू काका ने उन्हें बताया कि मुझे मालिक यहाँ लाए हैं और अब मैं इसी घर में रहूँगा। ये सुनकर मालकिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं डरते डरते उनके पास गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उन्होंने रामू काका को वहाँ से बाहर भेज दिया। जब मैंने सिर उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वो मुझे ही गौर से देख रही थी। उनकी आंखों में अजीब से भाव थे। मैं हैरानी से उन्हें देखे जा रहा था। वो बेहद सुंदर थीं और आज से पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उनका शरीर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उनके डर की वजह से मैं उनकी तरफ खुलकर देख भी नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक मालकिन बिना कुछ कहे मुझे देखती रहीं। फिर उन्होंने मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं हैरान और परेशान सा ये सोचते हुए बाहर आ गया कि आखिर मालकिन मुझे इतने अजीब ढंग से क्यों देख रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा डर भी दूर होने लगा था। बेगम साहिबा सभी नौकरों के साथ गुस्से से पेश आती थी। जरा जरा सी बात पर उन्हें डांट दिया करती थीं, जबकि मेरे साथ उनका बर्ताव बहुत अच्छा था। ना तो वो मुझ पर किसी बात पर गुस्सा करती, ना ही मुझे डांटती थीं। मैं अक्सर इस बात पर हैरान भी होता था। घर के दूसरे नौकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे थे और मैं उनकी नज़रों का मतलब समझ नहीं पाता था। बेगम साहिबा मुझे अपने छोटे छोटे कामों के लिए बुलाने लगी थीं। उस दिन जब मैं रात को अपने क्वार्टर में जा रहा था, उस समय मालिक भी घर पर नहीं थे और चौकीदार अपनी ड्यूटी पर तैनात था। मैंने किचन का काम ख़त्म करके अपने क्वार्टर में वापस जाना चाहा। आज खानसामा की भी छुट्टी थी, इसलिए उसके हिस्से का काम भी मुझे करना पड़ा था। चूँकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता था, बेगम साहिबा को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद था और ख़ास तौर से वो मुझसे खाना बनवाती थीं। थोड़ी देर बाद छीमो आई और कहने लगी, बेगम साहिबा तुम्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। छीमो इस घर की सबसे कम उम्र की नौकरानी थी और बहुत ही खूबसूरत और नखरीली लड़की थी। वो किसी भी नौकर को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर मुझे देखकर वो न जाने क्यों शर्माने लगती थी। मुझे देखकर वो अपनी नज़रें झुका लेती थी। उसे देखकर मेरा दिल भी तेज़ी से धड़कने लगता था, क्योंकि वो मुझे बेहद खूबसूरत लगती थी और मेरा मन करता कि मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊं। मगर जब उसे देखकर मेरे जज्बात मुझे परेशान करने लगते थे तो मैं घबरा जाता था और कोशिश करता कि मैं छीमों से जितना हो सके दूर रहूं। मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी और मैं नहीं चाहता था कि मालिक को मुझ पर किसी बात पर गुस्सा आए। अगर मैंने छीमों के साथ कुछ गलत किया और ये बात मालिक को पता चल जाती तो वो मुझे नौकरी से निकाल देते। उनका भरोसा मुझ पर से टूट जाता और मैं मालिक का भरोसा कभी तोड़ना नहीं चाहता था। इसी वजह से मैंने अपने दिल के जज्बातों को थपक कर सुला दिया था। रात की उस पहर जब छीमो मुझे बुलाने आई तो वो ऐसे लिबास में थी जिसे देखकर मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। वो बहुत छोटे कपड़ों में थी, शायद सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी और नींद में ही उठकर मेरे पास आ गई थी। उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। अगर किसी और ने उसे यहाँ देख लिया और अगर मैं खुद पर काबू न रख पाया तो। मैंने उसे पूछा, छीमो तुम यहाँ क्या करने आई हो?
वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखती रही, फिर बोली, बेगम साहिबा तुम्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कंधे उचकाए और बोली, ये तो वही बता सकती हैं कि उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है। अभी भी वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर कहने लगी, ख्याल रखना, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे मालिक को बुरा लगे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। वो मेरे ख्यालों के बारे में कैसे जान सकती थी? उसे कैसे पता चला कि मैं उसी के बारे में सोच रहा था? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। शायद मेरी नज़रों से मेरे जज्बात उसे दिख गए थे, इसलिए उसने ये बात कही। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तो अचानक छीमो को ठोकर लगी और वो मुझ पर आकर गिर गई। मैंने उसे गिरने से बचा लिया और सहारा दे दिया। उस वक्त वो मेरे बेहद करीब थी। उसकी सांसों की महक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था और मेरा हाथ उसके मुलायम बाजुओं में धंसता जा रहा था। न जाने कैसे मेरी पकड़ उस पर मजबूत होती जा रही थी और इस बात का मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ था। मुझे तब होश आया जब वो मेरी पकड़ में मचलने लगी थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझसे दूर भी जाना चाहती हो और पास भी रहना चाहती हो। तभी मैंने खुद को संभाला और एक झटके से उसे खुद से दूर किया। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था। मेरी हालत देखकर छीमो जोर से हंस पड़ी और फिर शरारती अंदाज में बोली, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूटने लगे? उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगा कि छीमो को सच में ठोकर लगी थी या वो जानबूझकर मुझ पर आकर गिरी थी। मैं जल्दी से बेगम साहिबा के कमरे में पहुंचा ताकि उनकी बात सुनकर अपने क्वार्टर में जाकर सो सकूं, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया था। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। जब मैं बेगम साहिबा के कमरे में गया तो वो लाल रंग की नाइटी पहने हुए थीं। उनके बाल खुले थे और होंठों पर लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। वो इतनी आकर्षक लग रही थीं कि किसी के भी होश उड़ा सकती थीं। तो मैं क्या चीज़ था? मैं उन्हें एकटक देखता जा रहा था। वे मुझे देखकर मुस्कुराईं और फिर मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगीं, आज तुम बहुत थक गए हो ना? तुमने बहुत काम किया है। चलो मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर देती हूँ। ये कहते हुए वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। बेगम साहिबा की इस बात का क्या मतलब था और जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उसे देखकर मेरी नज़रें झुक गईं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा, बेगम साहिबा आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने मुश्किल से उनके सामने से नज़रें हटाई थीं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी थकान उतारने के लिए यहाँ बुलाया है। कि तभी दरवाज़ा एक झटके से खुला और मालिक कमरे के अंदर आ गए। कहने लगे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक की आवाज़ सुनकर मैं पलटा और बेगम साहिबा भी बुरी तरह घबरा गई थीं। मालिक हैरानी भरी नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता बेगम साहिबा बोल पड़ी कि मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। आप तो जानते हैं मुझे रोबी के हाथ के अलावा किसी और के हाथ की बनी हुई ना तो कोई चीज़ खाने का मन करता है और ना ही कॉफ़ी पीने का मन करता है। मालिक उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है और मुझे भी इससे कोई शिकायत नहीं है। बहुत कम वक्त में ही इसने सारे काम सीख लिए हैं। मालिक का मूड बहुत अच्छा था और वे मेरे सामने ही बेगम साहिबा से रोमांटिक हो रहे थे। उन्होंने बेगम साहिबा को अपनी बाहों में ले लिया और बेगम साहिबा मालिक के सीने से लगने के बावजूद मुझे ही देख रही थीं। उनकी आंखों से मुझे डर महसूस हुआ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बेगम साहिबा मुझसे कुछ और ही चाह रही थीं, वो सब कुछ जो वो मालिक से चाहती थीं। मैंने फिर अपनी सोच को खुद ही झटक दिया। बेगम साहिबा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचने लगीं? आखिर उन्हें किस चीज़ की कमी है? फिर मैं किचन में गया और कॉफ़ी बनाई। जब उनके कमरे में गया तो दोनों ही मदहोश हो चुके थे। मैं बुरी तरह घबरा गया था। मुझे घबराया देखकर मालिक जोर से हंस पड़े और बोले, ये बच्चा बहुत ही शर्मीला है। मैं कॉफ़ी रखकर वहाँ से भागते हुए अपने क्वार्टर में आ गया। मेरा सांस तेज़ी से चल रहा था। बार बार देखे गए मदहोशी भरे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगे थे। बेगम साहिबा का सरापा भी बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उनका गद्दार शरीर और उनकी सुंदरता बार बार मुझे बेचैन कर रही थी। अब मैं अपनी इस हालत से घबरा रहा था। फिर जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो छम से छीमों का सरापा मेरी आंखों के सामने आ गया और मुझे अपने हाथ में उसका स्पर्श महसूस होने लगा। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई और मैं छीमों के बारे में सोचते सोचते सो गया। छीमों को बेगम साहिबा ने अपने निजी कामों के लिए घर में रखा था। वो बेगम साहिबा के निजी कामों के अलावा घर का कोई काम नहीं करती थी। उल्टा वो नौकरों पर हुक्म चलाती थी। नौकर छीमों से बहुत तंग थे क्योंकि बेगम साहिबा की गैर मौजूदगी में वो खुद को जैसे इस घर की बेगम साहिबा ही समझने लगी थी और उसका ये अंदाज देखकर मैं मुस्कुरा दिया करता था क्योंकि छीमो मुझे हर रूप में बहुत अच्छी लगती थी।
उस दिन छीमो ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन मालिक और बेगम साहिबा दोनों ही घर पर नहीं थे, वे एक पार्टी में गए हुए थे और देर रात तक उनकी वापसी थी। जब मैं किचन में जाने लगा तो छीमा बोली, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, पहले मेरी बात आकर सुन लो। और जब मैं छीमो के कमरे में गया तो उसका अंदाज बहुत जुदा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज किसी भी सूरत में मुझे बिना पाए यहाँ से जाने नहीं देगी। और मुझे भी भला क्या चाहिए था, मैं भी तो यही सब चाहता था, मगर मालिक से डरता था कि उन्हें कोई बात मालूम ना हो जाए। लेकिन अब जब छीमो ने खुद ही मुझे बुलावा दे दिया तो मैं उसे इनकार कैसे करता। मैं जल्दी से आगे बढ़कर छीमो को अपनी बाहों में समेटने लगा। उसका वो नर्म और नाजुक सरापा मेरी बाहों में मचलने लगा। हम दोनों के दिल की धड़कनें एक हो चुकी थीं। कई घंटे तक मैं छीमो के साथ प्यार करता रहा। आज मुझे वो सुकून महसूस हो रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। छीमो से अलग होकर मैं बहुत खुश था और अपने क्वार्टर में लौटने लगा तो वो कहने लगी, कल रात को फिर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और मैं एक बार फिर से उसके पास झुक गया था। अब हम दोनों घर वालों से छिपकर इस खेल में मस्त हो जाते थे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि रामू काका को और किसी और को मेरे और छीमो के बारे में कुछ पता न चले। हम दोनों सभी की नज़रों में धूल झोंक रहे थे। अक्सर छीमो से मिलने के बाद जब मैं अपने कमरे में आता तो घंटों तक मुझ पर एक नशा सा छाया रहता था। और आज भी जब मैं अपने क्वार्टर में वापस आया तो मैंने सोचा कि कुछ समय पहले तक मेरी ज़िंदगी तकलीफ़ों भरी थी। मैं खुदकुशी करने के बारे में सोचता था, ज़िंदगी से तंग आ चुका था। अगर मालिक मेरी ज़िंदगी में शामिल न होते तो शायद मैं कभी भी इस ज़िंदगी का अनुभव न कर पाता और शायद मैंने अपनी जान भी ले ली होती। मेरे माता पिता की बचपन से ही अलगाव हो गया था। माँ को बापू ने मारकर घर से निकाल दिया था। मैं दौड़ता हुआ माँ के साथ लग गया था। मैं कहने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर यहाँ नहीं रहना तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मगर माँ ने मुझे खुद से दूर कर दिया और कहने लगी, मेरे लिए अपना पेट पालना मुश्किल है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगी। रहो अपने बाप के पास, जब उस पर तुम्हारी जिम्मेदारी पड़ेगी तो उसे मेरी भी कदर होगी। माँ ये कहकर वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद मैं बहुत रोया। काफ़ी दिनों तक मैं बापू की मार सहता रहा। ना तो मेरा स्कूल जाने का मन करता, ना ही घर से बाहर निकलकर दोस्तों के साथ खेलने का। सारा दिन मैं घर के अंदर पड़ा रहता और रोता रहता। अक्सर बापू मुझे खाने को दे देते तो मैं खा लेता। पूरा दिन बापू घर से बाहर रहता और मैं घर में भूखा प्यासा पड़ा रहता। एक दिन जब बापू घर आया तो वो बहुत खुश था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत थी जो देखने में बहुत ही चालाक लग रही थी। उस औरत ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, ये है तुम्हारा बेटा। तब बापू ने मुझसे कहा, अपनी माँ को नमस्ते करो, ये तुम्हारी सौतेली माँ है और आज से ये इसी घर में रहेगी। मुझे तुम्हारी माँ से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बापू ये कहकर माँ को लेकर कमरे में चला गया और मैं वहीं बैठकर रोता रहा। मुझे सौतेली माँ को देखकर बहुत डर लगा था। दोस्तों से सुना था कि सौतेली माँ बहुत जालिम होती है, वो बच्चों को मारती है और उनसे उनके बाप को भी छीन लेती है। अब मुझे लगने लगा था कि मेरी ये सौतेली माँ भी किसी डायन से कम नहीं है और ऐसा ही हुआ। सौतेली माँ ने यह साबित कर दिया कि वो वाकई एक डायन है जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इस घर में आई है। वो मेरी झूठी शिकायतें लगाकर बापू से मुझे डांट पड़वाती, मुझे मार लगवाती और मैं रोते हुए अपनी सफाई भी नहीं दे पाता था। मुझे सौतेली माँ से नफ़रत होने लगी थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और हर वक्त घर में पड़ा रहता। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मेरी सौतेली माँ की मुझसे नफ़रत बढ़ती जा रही थी। न जाने क्यों वो मुझसे इतनी नफ़रत करती थी, जबकि मैं तो ना तो उसके साथ बदतमीजी करता, ना ही उसकी किसी बात का पलटकर जवाब देता था, बल्कि जो काम वो कहती मैं चुपचाप कर देता था। फिर इसका ये व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। अब जब मैंने होश संभाला तो मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि मेरी सौतेली माँ एक अच्छी औरत नहीं है। बापू जब घर से बाहर जाते तो वो किसी न किसी काम के बहाने मुझे भी घर से बाहर भेज देती और जब मैं वापस आता तो काफ़ी देर के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलती और उनके साथ एक अजनबी मर्द होता था। मैं ये देखकर हैरान रह जाता कि हमारे घर में किसी अजनबी आदमी का क्या काम है। पहले पहले मुझे इन बातों का पता नहीं था। फिर एक दिन मुझे शक हुआ। सौतेली माँ ने मुझे सामान लेने के लिए घर से बाहर भेजा, मगर मैं घर के सामने खड़ा होकर देखने लगा कि वो रोज़ाना किसी न किसी बहाने घर से घंटों बाहर रहने पर मुझे मजबूर क्यों करती है। अब जब मैं घर के सामने हो गया तो मैंने एक आदमी को घर में जाते देखा और थोड़ी देर बाद मैं खुद भी घर में गया। फिर जब मैंने छुपते छुपाते
सौतेली माँ के कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो उस आदमी के साथ गलत काम कर रही थी और वो उसके साथ बहुत खुश थी। सौतेली माँ को इस रूप में देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ये सब मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी आंखों से देखा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मर्द और औरत का के बीच ऐसा संबंध भी होता है। अब मेरा दिल चाहने लगा कि मैं भी ये सब करूं। रोज़ाना मैं छुपकर सौतेली माँ को देखता और ये सब देखकर मुझ पर अजीब सा नशा छाने लगता। अब तो मैंने बापू के घर आने के बाद भी उनके कमरे में इसी तरह से चोरी छिपे देखना शुरू कर दिया था और ये देखकर अजीब सा मज़ा आता था। उस दिन बापू की नज़र मुझ पर पड़ गई थी और उस दिन बापू ने मुझे बहुत मारा था। हरामखोर, अपनी माँ को इस हालत में देखता है, शर्म नहीं आती तुम्हें ये गंदा काम करते हुए? और तब मैंने रोते हुए बापू को बताया कि ऐसा गंदा काम करने पर मुझे माँ ने ही मजबूर किया है, इसी की वजह से मुझे ये सब करने की गंदी आदत पड़ी है। मैंने बापू को बता दिया कि घर में आपकी गैर मौजूदगी में और भी लोग आते हैं, मगर बापू ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि मुझे और भी मारा। कहने लगे अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए अपनी माँ पर आरोप लगा रहा है। फिर बापू ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब भी मैं घर वापस गया तो बापू ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया और सौतेली माँ ने भी मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कभी किसी होटल पर रहने लगा तो कभी सड़क पर छोटी मोटी नौकरी करके अपना पेट पालने लगा। फिर एक दिन मेरे मालिक से मुलाकात हुई। मालिक ने मेरी हालत देखी तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। मैंने मालिक से झूठ बोला था कि मेरा बाप जिंदा है और उसने मुझे क्यों घर से निकाला। मैंने ये बात मालिक से छिपा ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे गलत समझें। मालिक मुझे अपने घर ले आए और अब मेरी ज़िंदगी में जैसे सुकून ही सुकून था। वो सब जो मैं अपनी सौतेली माँ को करते हुए देखता था, अब वो सब कुछ मैं खुद भी करने लगा था। अब मुझे एहसास हुआ कि सौतेली माँ गैर लोगों के साथ ये सब कुछ क्यों करती थी, क्योंकि ये सब कुछ करने में उसे बहुत मज़ा आता था। एक दिन मालकिन ने कहा, अब तुम ड्राइविंग सीख लो, मुझे जहाँ कहीं जाना होगा तुम ही मुझे लेकर जाया करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मालकिन की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और हर काम ईमानदारी से करते हो, जबकि मेरा जो ड्राइवर है उसे मुझे कितनी देर तक इंतज़ार करवाना पड़ता है, तब जाकर वो आता है। कितने घंटों तक वो गायब रहता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ अब तुम ही मेरे ड्राइवर बन जाओ। और फिर मालकिन के कहने पर मैंने ड्राइविंग भी सीखना शुरू कर दी थी। कई बार मैंने अपने बापू को देखा था। मेरा दिल चाहता कि मैं उसके पास जाऊँ, उससे बातें करूँ, लेकिन फिर मैं उसके पास जाने की बजाय उससे दूर हो गया। जब मुझे उसके साथ का व्यवहार याद आता, उसकी मार याद आती, तो मैं चाह कर भी बापू के पास नहीं जा सकता था। मुझे उस पर अजीब सी नफ़रत महसूस होने लगी थी। लेकिन एक दिन बापू का हाल देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही मुश्किल में है। शायद उसकी नौकरी भी चली गई है या घर के खर्चे बढ़ गए थे। मैं उसकी वजह जानने से कासिर था, लेकिन बापू की हालत देखकर मुझे तरस आया और मैंने सोचा कि मैं किसी जरिए से बापू की मदद करूंगा, लेकिन मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। उधर दिन ब दिन मालकिन की सुंदरता निखरती जा रही थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके साथ भी ऐसा ही समय बिताऊं जैसा छीमू के साथ बिताता हूं, लेकिन मेरे चाहने के बावजूद ऐसा नहीं हो सकता था। मुझे डर लगता था कि कहीं मालकिन मुझे नौकरी से ही ना निकाल दें या वो मालिक से मेरी शिकायत ना कर दें। अगर भी ये मेरी नौकरी चली जाती तो मैं क्या करता, कहाँ जाता? मैं फिर से सड़कों पर रुलने लगता। यहाँ मुझे अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छा पहनने को मिल रहा था और रहने की अच्छी जगह की व्यवस्था थी। यही सब कुछ मैं खोना नहीं चाहता था। उस दिन जब मैं छीमू के साथ उसके कमरे में था और हम एक दूसरे की बाहों में थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर कोई मौजूद है। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ मुझे एक साया नज़र आया। मैं बुरी तरह से घबरा गया था कि ये कौन है। जब मैं खिड़की की तरफ गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने इस बात को अपना वहम समझा और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। दूसरी रात भी जब मैं छीमू के कमरे में था तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर कोई मौजूद हो। फिर थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खटाक से खुल गया। हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। जब दरवाजे की तरफ पलट कर देखा तो वहाँ पर बेगम साहिबा खड़ी थीं, जो गुस्से से हम दोनों को घूर रही थीं। हम दोनों ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बेगम साहिबा के पैरों पर गिर गए। छीमू कहने लगी, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना था। लेकिन बेगम साहिबा ने उसे खुद से दूर फेंक दिया। कहने लगी, मैंने तुम्हारे जैसी गंदी लड़की को इस नौकरी पर अब और नहीं रखना। कल से तुम मुझे यहाँ नज़र मत आना। मालकिन ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, ना मुझे डांटा, ना किसी बात पर गुस्सा किया, बस मुझे घूरते हुए वहाँ से चली गई। दूसरे दिन छीमू ने मालकिन से बात की
कि वो उसे नौकरी से न निकालें, लेकिन मालकिन अपने बात की पक्की थीं। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं सब लोगों को तुम्हारी इन करतूतों के बारे में ना बताऊं, तो तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और फिर छीमू रोती हुई वहाँ से चली गई थी। मुझे छीमू के जाने का बहुत अफसोस था। हालांकि मैं छीमू के घर के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। मैं वहाँ पर भी उससे मिल सकता था, क्योंकि उसका अपनी बूढ़ी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, और उसकी माँ एक विकलांग औरत थी। वो छीमू पर रोक टोक कैसे कर सकती थी। इन्हीं दिनों जब छीमू मुझसे दूर हुई तो मेरे जज्बात मुझे तंग करने लगे थे। मेरा दिल चाहने लगा कि मैं बेगम साहिबा के कमरे में जाऊं, लेकिन फिर ये सोच कर डर जाता कि अगर उन्होंने मालिक को बता दिया तो क्या होगा। उस दिन मालिक घर पर नहीं थे। वो किसी ज़रूरी काम की वजह से देश से बाहर गए हुए थे। मैं जानता था कि बेगम साहिबा अपने कमरे में अकेली होंगी, और उस दिन वो पूरा दिन घर में एक छोटी सी टॉप पहने घूमती रही थीं। उन्हें इस रूप में देखकर मेरे जज्बात बुरी तरह मचल रहे थे। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने सोच लिया था कि बेगम साहिबा को महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं कौन हूँ। जब मैं उनके कमरे में आया तो वो सो रही थीं। कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी में उनकी सुंदरता पहले से कहीं ज़्यादा दमक रही थी। मुझे और भी ज़्यादा तंग करने लगी थी। मैं बेखुद सा उनकी तरफ बढ़ा, और फिर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि बेगम साहिबा ने खुद को मेरे हवाले कर दिया, और वो भी मेरा पूरा साथ देने लगी। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इसका मतलब ये था कि बेगम साहिबा को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। वो रात मैंने बेगम साहिबा के साथ उनके कमरे में गुजारी थी। बेगम साहिबा मुझसे बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मैं खुद तुमसे ये बात कहना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारे अपने पास आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें छीमू के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि जो कुछ मैं चाह रही थी वो तुम छीमू के साथ कर रहे थे। इसी वजह से मैंने छीमू को इस घर से निकाल दिया, ताकि तुम्हें मेरी जात नज़र आ सके और तुम खुद को मेरे पास आने से रोक न सको। जब भी मालिक घर से बाहर होते तो मैं मालकिन के कमरे में चला जाता। अब तो मैंने ड्राइविंग भी सीख ली थी, और अक्सर घर से बाहर भी हम दोनों मिलते थे। मुझे कभी कभी दिल में इस बात का एहसास होता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मालिक ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे अपने घर में पनाह दी, और मैं उनकी इज्जत से खेल रहा था। मालकिन भी ये सब पसंद करती थीं। अगर वो मुझे रोकती तो मेरी कभी हिम्मत न बढ़ती कि मैं उनके साथ कुछ भी गलत कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे किसी बात से नहीं रोका। उस दिन बेगम साहिबा ने मुझे ज़रूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर भेजा था, और जब मैं सामान लेकर वापस आ रहा था तो मैंने एक जगह पर कुछ लोगों को खड़े देखा। वहाँ से लोगों की ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने वहाँ से गुजर जाने की कोशिश की, लेकिन न जाने मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया कि मैंने कुछ सोचकर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी, और जब वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला ये शख्स एक जगह से चोरी करके भाग रहा था, इसीलिए सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। जब मैंने लोगों को हटाता हुआ उस आदमी तक पहुँचा तो ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था, और उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था। वो रोते हुए कह रहा था, मैं कई दिन से भूखा हूँ, अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने ये रोटी चोरी की है। इतनी सी बात पर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपने बाप को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरा बापू भी मुझे देखकर हैरान था। कहने लगे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं ना मिले। मैंने उन लोगों को एक साइड पर हटाया और बाप को लेकर घर आ गया तो घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। मैंने बापू को वहीं पर बिठाया और उसके लिए खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद मैंने बापू से पूछा तो वो रोते हुए कहने लगा, तुम्हारी बात ठीक थी। तुम्हारी माँ एक गलत चरित्र की औरत थी। वो मेरी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों को इस घर में बुलाया करती थी। वो हमेशा मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती, और मैं ये समझता रहा कि तुम बहुत ही बदतमीज बच्चे हो। फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें वो गलत हरकत करते देखा तो मैं भी सहन नहीं कर पाया। मैंने बापू के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मेरी भी तो गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बापू कहने लगा, गलती हर इंसान से हो जाती है। तुम बच्चे थे, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, तुम्हें यूँ घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। और देखो, वो औरत मुझे छोड़कर चली गई है, और उसके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए था। काम से भी छुट्टियां मैंने लेनी शुरू कर दी थी। मेरी नौकरी भी छूट गई और मैं कहीं काम करने के काबिल नहीं रहा। आज मुझे भूख ने बहुत तंग किया तो मैं ये चोरी करने पर मजबूर हो गया।
बापू को मैंने फिर अपनी सारी बातें बताईं कि मुझे मालिक अपने घर ले गया। तब बापू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं तो समझ रहा था मेरा बेटा एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा होगा, पर तुम तो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बापू आगे कहने लगा, जिस इंसान ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, कभी भी उसके साथ एहसान फरामोशी मत करना। कभी भी उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें उसके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो तुम्हारा मालिक है और उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नेकियां की हैं। तुम उसका एहसान कभी नहीं चुका सकते। बापू की बात सुनकर मेरा सिर झुक गया था कि उस इंसान ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए थे, लेकिन मैंने क्या किया था? उसके ही घर में घुसपैठी कर ली, उसकी बीवी के साथ गलत काम करता रहा, उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा। शर्म के मारे मैं नज़रें नहीं उठा पा रहा था। मैंने बापू के गले से लगकर कहा, अब मैं आपके पास हमेशा के लिए आ जाऊंगा, आपका ख्याल रखूंगा, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। जब मैं दोबारा मालिक के घर गया तो मैंने मालिक को बता दिया कि आज के बाद मैं इस नौकरी पर नहीं आऊँगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मालिक ये सुनकर हैरान रह गया। कहने लगा, क्या बात है रोहित, क्या तुम्हें कोई बात बुरी लगी है? तब मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अगर मेरी कोई बात भी आपको बुरी लगी हो तो मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने बाप का ख्याल रखना है और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। मालकिन ने भी मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने एक दूसरी जगह नौकरी कर ली और दोबारा कभी उस घर की तरफ नहीं गया। मैंने छीमू से शादी कर ली, उसे लेकर मैं अपने घर आ गया। छीमू मेरे घर का ख्याल रखती, मेरे बापू का भी ख्याल रखती थी। बापू छीमू से बहुत खुश थे और कहते, तुमने कोई नेक काम किया है जिस वजह से ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई है। और तब मैं उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाता। मैंने तो कोई नेक काम किया ही नहीं था। मैंने अपनी सगी माँ को भी ढूंढ लिया था और उनका भी ख़ास ख्याल रखता था। उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। रोज़ाना मैं उनसे मिलने के लिए जाता और उनके साथ समय बिताकर घर वापस आ जाता। अब मेरे दिल में भी सुकून होने लगा था और गुनाह का एहसास कम होने लगा था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी थी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।